नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास खबर में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। 2024 में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सभी सियासी पार्टियां लगातार अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रही है। प्रदेश की सत्ताधारी बीजेपी जहां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, वहीं प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी भी प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर है और आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। वहीं पार्टी ने हरियाणा में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के लोगों से 6 वादे भी कर दिए हैं। वादे तो ठीक है, विपक्ष भी कहीं से कहीं तक पीछे हटने को तैयार नहीं। जनता को लुभाने के लिए सरकार की कई योजनाओं की सफलता विफलता को बता रही है। कांग्रेस की बात करें तो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से बैठकें की जा रही है तो इनेलो कांग्रेस भी बैठक और पीसी का दौर चला रही है। आपको बता दें, बीते दिनों सीएम ने विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात की और रणनीति बनाई। चुनाव में देखना ये होगा कि प्रदेश की जनता किसके वादों का आदर कर प्रदेश में वोट देकर सत्ता बनाने के लिए आमंत्रित करती है। वहीं चर्चा को आगे बढ़ाते तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देते हुए प्रवीण अत्रे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओमकार सिंह इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बजरंग दास गर्ग हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि बीजेपी द्वारा बैठकों का दौर जारी है। विधायकों के साथ भी बीजेपी ने हाल फिलहाल में बैठक की थी। क्या तैयारी है बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24/7 हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पे आम जनता के बीच में पार्टी की रीति और नीति लेके लगातार जनता से संवाद करता रहे। जहां तक तैयारी का विषय है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को तो आप देख ही रहे हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया है। कल ही विधायक दल की बैठक हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली और प्रदेश अध्यक्ष लगातार संवाद कार्यक्रम के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर विधानसभा वाइज कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी के आगे के प्रोग्राम जो है उसके ऊपर चर्चा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तो आपके विपक्ष के बयानों से नजर आ रही है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे विपक्ष के नेताओं के अंदर घबराहट पैदा हो रही है। इसीलिए विपक्ष के नेता झूठ के सहारे एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार चाहे प्रवक्ताओं की बात करें, नेताओं की बात करें, दिन रात एक झूठ का राग लापने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हरियाणा के अंदर जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम जन के लिए हितैषी योजनाएं चलाई, उन योजनाओं का लाभ आम जन को मिलना शुरू हुआ और उसके नतीजे जमीन पे नजर आ रहे हैं, तो हमारे विपक्षी मित्रों में उतनी घबराहट पैदा हो रही है। दिन रात वो एक झूठ लगातार बोलते हैं। एक तरफ हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार देने के मामले में हरियाणा में आज तक जितनी सरकारें बनी सबसे ज्यादा अव्वल है। 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां अब तक दी जा चुकी है। लगभग 60,000 नौकरियां पाइपलाइन में है, जिनमें से लगभग 35,000 नौकरियों का तो पीछे ऐड भी निकल चुकी है। अप्लाई करने के लिए युवाओं को बोला गया और ये वो घबराहट है जो विपक्ष के नेताओं के बयानों से नजर आती है। 12.5 लाख से ज्यादा युवा प्राइवेट उद्योग भी सरकार ने समायोजित की है। इसकी घबराहट भी हमारे विपक्षी मित्रों के बयानों में नजर आती है। और अब विपक्षी मित्र जिस तरह के बयान देते हैं, जब वो सत्ता में थे तब उनको जनता की याद नहीं। आज आप देखो, कांग्रेस जो है लगातार एक झूठ का राग लापने का प्रयास कर रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर देंगे। लेकिन सवाल बनता ये है कि साहब, जब आप 10 साल सत्ता में थे तब आपको हरियाणा के बुजुर्गों की याद क्यों नहीं आई? तब तो आपने 10 साल में मात्र 500 रुपए की बढ़ोतरी की। उस बात का जवाब कोई भी कांग्रेस नेता देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं कि साहब सत्ता में आएंगे तो गरीब शोषित वंचित समाज को 100 गज के प्लाट देंगे। लेकिन जब सवाल ये पूछा जाता है कि साहब आपके प्लाटों की कार्यस्थानी जो है जिला हिसार के सापरोड गांव के ग्रामीणों ने बता दो दी, उन्होंने प्रदर्शन किया कि आपने हाथ में रजिस्ट्री थमा दी, लेकिन प्लाट कहीं नजर ही नहीं आ रहे, वो आज तक ग्रामीण प्लाट ढूंढ रहे हैं। जब ये सवाल कांग्रेस से पूछे जाते हैं तो वो इस बात का जवाब नहीं देते। और जब कांग्रेस के नेताओं से ये सवाल पूछते हैं कि साहब जब आप सत्ता में थे तब आपको किसान की याद क्यों नहीं आई? तब आपने ना तो किसान की कभी सरसों खरीदी, ना बाजरा खरीदा, ना मूंग खरीदी, ना मक्का खरीदा, ना सूरजमुखी खरीदी, ना कपास खरीदी। एमएसपी वर्तमान सरकार जो है खरीद रही है। इस बात का जवाब कांग्रेस के नेता देने को तैयार नहीं है कि जब आप सत्ता में थे धान की एमएसपी बढ़ाने की बजाय 2010 में तो आपने 10 रुपए घटा दी। इस बात का जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं। जब हम कांग्रेस के मित्रों से ये सवाल पूछते हैं कि जिस वक्त गैस टीचर ने रोहतक में हुड्डा साहब के घर के बाहर प्रदर्शन किया था, आपने गोली चला दी थी, एक महिला गैस टीचर की मृत्यु हो गई थी, वो क्यों हुआ था? इस बात का जवाब देने के लिए कांग्रेस के मित्र तैयार नहीं। जब कांग्रेस के मित्रों से हम पूछते हैं गोहाना कांड, मिर्चपुर कांड, जिसमें दलित समाज के साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ, वो आपकी सरकार में क्यों हुआ?
उस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है कांग्रेसी। जब हम ये पूछते हैं, पानीपत में बुड्ढा साहब जो मुख्यमंत्री थे, एक युवा ने आक्रोश में आके उनको थप्पड़ तक मार दिया, ऐसा क्यों हुआ था? लेकिन उस बात का जवाब नहीं देते हैं कांग्रेसी। लेकिन ये कहते हैं देखिए जी, मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में तो विरोध हो रहा है जी। भाई, आप प्रायोजित राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके समय में आपके मुख्यमंत्री पे तो थप्पड़ मार दिया था, उसका जवाब क्यों नहीं दे देते हैं? बताते क्यों नहीं जनता को कि ऐसा क्यों हुआ, तो इतना आक्रोश क्यों था युवा? स्वाभाविक था, आपके समय में नौकरियों की बंदरबाट होती थी। जिस तरह से नौकरियों के मामले के अंदर केवल उन लोगों को नौकरियां मिलती थी जो सत्ता के नजदीक होते थे, जो ताकतवर लोग होते थे। जब हम ये सवाल पूछते हैं कांग्रेसी मित्रों से, तो बजाय वो इस सवाल का जवाब देने के, वो तुरंत कहते हैं कि साहब देखिए, आपके यहाँ जो है नौकरियां मेरिट के आधार पर नहीं लग रही है। जबकि हरियाणा प्रदेश का जो युवा मेरिट आधार पर, योग्यता आधार पर नौकरी पा रहा है, वो खुल के बता रहा है कि हम मेरिट के आधार पर लगे, योग्यता के आधार पर लगे, गरीब का बच्चा नौकरी भी लगा। आज हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार को आमजन की सरकार बना दी है, सरकार को आमजन के पास लेके गए हैं। जिस तरह से ग्राम दर्शन पोर्टल, ठीक है प्रवीण जी, बाकी कैसे एक बार उनका रिएक्शन जान लेते हैं, फिर चर्चा का आगे बढ़ाते हैं। बजरंग दास गर्ग जी, देखिए तमाम आरोप प्रवीण जी ने लगाए हैं, कांग्रेस किसी सवाल का जवाब भी नहीं दे रही, ये भी कहना है प्रवीण जी का, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी, आपने इनकी सारे बयान के अंदर हर पॉइंट के ऊपर इन्होंने कांग्रेस को टारगेट किया। इसका मतलब इनको भय सता रहा है, आई कांग्रेस, आई कांग्रेस। आज कांग्रेस के डर के हमारे ये गलत बयानबाजी आपके चैनल पर कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इनके राज में क्या हो रहा है? इनके राज के अंदर किसान अपनी बात रखे तो दुरा के पीटते हैं, सरकारी कर्मचारी अपनी बात रखे झूठे मुकदमे दर्ज करके उनको पिटा जा रहा है, जो सरपंच है, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, उनको पिटा जा रहा है, महिलाओं को पिटा जा रहा है, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी महिलाओं को पिटा जा रहा है, यहाँ तक कि छात्रों को पिटा जा रहा है। ये तो डंडों की लाठियों की सरकार है। ये बात करते हैं कांग्रेस की, ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, खराब कानून व्यवस्था जो आज हरियाणा क्राइम के मामले में अव्वल स्थान पर, उस पर जिक्र नहीं करेंगे। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उस पर बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ कांग्रेस से बात करेंगे। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी इस टाइम घर घर जनता के बीच संपर्क कर रही है और जनता के बीच के अंदर है। कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता जनता के साथ सीधा संपर्क कर रहे हैं। इनकी इतनी ताकत भी नहीं कि पब्लिक के बीच जाकर मीटिंग कर ले। मुख्यमंत्री 3 दिन खरसा जिले में जन संवाद कार्यक्रम किया, तीनों दिन भारी विरोध इनका हुआ। तो जन संवाद करना है, जनता की समस्या ही नहीं सुननी और ड्रामाबाजी किस बात की? जब एक आदमी खड़ा होने की कोशिश करता है, पुलिस उसको दबोच लेती है और मुख्यमंत्री क्या करता है, इसको पिटो, इसको बाहर ले जाओ। ये आम पार्टी का आदमी है। अरे पार्टी बाद में है, आप मुख्यमंत्री है, जनता की समस्या सुनने आए हैं, उसने कुछ बोलना थोड़ी, तुम खड़ा हुआ नहीं, उससे पहले दबोच कर उसको पीट कर बाहर निकाल दिया। उसने बयान दिया सारे चैनलों में, आपने देखा भी। और दूसरी बात, एक महिला सरपंच जिसको मुख्यमंत्री स्टेज पे बिठाता है, बराबर में कुर्सी लगाता है, जब अपनी बात करती चुप चुप, एक बात रख, उसकी बात नहीं सुनेगी तो अपना मान सम्मान का दुपट्टा, तो महिला का हिंदू धर्म के अंदर मान सम्मान का दुपट्टा है, उसे मुख्यमंत्री पैरों में घेर देती है। इससे बड़ी शर्म की बात मुख्यमंत्री भी हो सकती है? एक माता तो कहती है मेरा पति मर गया नशे के व्यापार के कारण, मेरा बेटा मर गया 25 साल का नशे की लत के कारण, और पुलिस की कस्टडी में दुनिया भर नशा व्यापार हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री भी रोड लगाई है। मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, महिला सरपंच का जिक्र कर रहे हैं, वो भी हरियाणा प्रदेश में कैसे वो प्रायोगिक मामला था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि अपनी मांग रखी और वो जिस तरह से राजनीति करने लगी और बिना किसी बात से उन्होंने हरकत की, वो तो वीडियो में पूरे हरियाणा प्रदेश में देखी है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने कानून व्यवस्था खराब करने का प्रयास किया, जनसंवाद कार्यक्रम के अंदर राजनीति करने का प्रयास किया, उसको भी पूरे हरियाणा प्रदेश में देखा है। ठीक है, आप दोनों के पास लौटूंगी मैं। ओमकार सिंह जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी उनकी राय जान लेते हैं। लौटूंगी दोनों के पास। प्रवीण जी,
जी। बजरंग दास गर्ग जी, लौटेंगे आपके पास। ओमकार सिंह जी, क्या तैयारी इनेलो की तरफ से देखी जा रही है? श्रावणी जी, देखिए 2024 में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन जनता सुप्रीम है, सर्वोपरि है। जनता जिसको आशीर्वाद देगी वही सत्ता संभालेगा। एक बात तय है, बीजेपी जेजेपी का जाना तय है, क्योंकि जनता इनसे परेशान है। जो पन्ना प्रमुख पार्टी है ना, ये पन्नों में सिमट कर रहेगी, आज नोट कर लेना। दूसरी बात देखिए, जब से 24 फरवरी 2023 से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जब पथ परिवर्तन यात्रा शुरू करी, तब से इनके मन में खलबली उठी। उसके बाद ही इनको जन संवाद याद आया। कोई मन की बात करता है, कोई जन संवाद करता है, लेकिन जन संवाद कार्यक्रम में क्या हो रहा है ये आप भी देख रहे हो, जनता भी देख रही है। प्रायोजित कार्यक्रम, हाँ तेरे गांव में से कितने लगे, 13 मेरे गांव में भी लगे। अरे भाई 40 जीत होता है, ओमकार सिंह से सवाल पूछा जाएगा, ओमकार सिंह जवाब देगा। प्रवीण अत्री से ये सवाल पूछा जाएगा, ये जवाब देगा। दूसरी बात, जब अभय सिंह चौटाला जी ने घोषणा करी कि हम परिवार पहचान पत्र को रद्द करेंगे, बिजली के मीटर जो तेज चल रहे हैं इनको जोड़ में फेंकेंगे, जब उन्होंने घोषणा करी प्रत्येक परिवार में जो रोजगार देंगे, तो इनको रोजगार याद आ गया। ये कहते हैं 1 लाख रोजगार दिए, मैं कहता हूँ दिए होंगे। एक जरा श्वेत पत्र जारी कर दो, उसमें बता दो 1 लाख रोजगार में कितने ए, कितने बी, कितने सी, कितने डी भर्ती की, और किसकी जिले पे किसकी दर्जे पे कितने भर्ती की, एक श्वेत पत्र जारी कर दो। और दूसरा कहते हैं 60,000 रोजगार पाइपलाइन में, वो पाइप में ही रहेंगे। पिछली बार भी पाइप में, आपको याद होगा चुनावी जी 2019 से पहले इन्होंने घोषणा करी थी 65,000 रोजगार पाइपलाइन में, ये भी पाइपलाइन में रहेंगे। जब अभय सिंह चौटाला जी ने बोला 7500 रुपए परिवार पेंशन करेंगे, प्रत्येक परिवार में एक गैस सिलेंडर मुफ्त और 1100 रुपए प्रति गृहिणी को देंगे ताकि रसोई का खर्च कम किया जा सके, तो इनके खलीबली पैदा हुई। तो इन्होंने देखा कि गाँव में जाना चाहिए, तब मुख्यमंत्री महोदय को 9 साल में याद नहीं आया। 9 साल के बाद खेत में जाके कड़क की मांडी के गाने गिर रहे थे, ये कैसे याद आया? क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जब जन संवाद यात्रा शुरू करी, पथ परिवर्तन यात्रा शुरू करी, तब इनको पता लगा। आज ये जन संवाद की बात करते हैं, इनका जन संवाद कार्यक्रम तो दिल्ली पर आयोजित है और वहां पर जनता का क्या हाल हो रहा है, जनता क्या देख रही है। और श्रावणी जी देखिए, ये नशे की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते। आज नशा, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन सब में हरियाणा नंबर 1 बन चुका है, उड़ता हरियाणा बन चुका है। अपराध की स्थिति देख लो क्या है, लेकिन उनको कोई पता नहीं है। दूसरी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाली पार्टी आज तक संदीप सिंह को गले लगा के बैठी है, जैसे बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को लगा के घूमती है ना। इनको नहीं नजर आ रहा भी संदीप सिंह का क्या आरोप है, इनको नजर नहीं आ रहा ब्रिजभूषण शरण पे क्या आरोप है। क्या वो बहन बेटियां जो बैठे वो हरियाणा की नहीं है, वो सारी हरियाणा की है, लेकिन इनके मन में कहीं की भी शर्म नहीं है। और देखिए, मुख्यमंत्री जी एक नई योजना लेके हैं, आपकी बेटी हमारी बेटी। अरे भाई, उनकी तो बेटी है ही, अगर आपकी बेटी हमारी बेटी तो कम से कम हरियाणा की बेटी, तो न्याय दो, संदीप सिंह बेटा तो वापिस लो और ब्रिजभूषण शरण को गिरफ्तार कराओ। अगर ये कहते हैं न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार क्या करेंगे, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब कोई व्यक्ति पद पर बैठा होता है उस पर पर्चा दर्ज हो जाता है, उसको गिरफ्तार इसलिए किया जाता है ताकि वो अपनी जांच को प्रभावित न कर सके और गवाहों को प्रभावित न कर सके। लेकिन आज तक ब्रिजभूषण शरण सिंह पर ना तो गिरफ्तारी हुई और वो बहुत चौड़ा हो गए मीडिया के सामने प्रेस वार्ता करता है। श्रावणी जी, कभी देखा आपने कोई अपराधी जिस पर आरोप लग चुके हो, जो आरोपी हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कह रहा था, सोच की देवी। देखिए कितना अफसोसजनक बयान दे रहा है और उस पर कोई रोक नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या रिलेशन है आपका संदीप सिंह से, ऐसा क्या रिलेशन आपका ब्रिजभूषण शरण सिंह से, क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता? अगर नहीं गिरफ्तार करना तो ऐसा एक नियम बना दीजिए, किसी भी अपराधी आरोपी पर जब पर्चा दर्ज किया जाएगा उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक पूरी जांच हो रही है। नियम बना दीजिए। इसका जवाब ले लेते हैं जरा प्रवीण जी से। प्रवीण जी, तमाम आरोप देखिए बजरंग दास गर्ग जी ने भी लगाए, कई सवाल ओमकार सिंह जी ने भी उठाए, उसका जवाब दे। देखिए, मैंने तो अपनी शुरुआती बात में कह दी थी कि मेरे विपक्षी मित्र जो है एक झूठ का नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो सवाल हम पूछते हैं उनका जवाब नहीं देते। ना बजरंग जी ने एक भी सवाल का जवाब दिया तो बता दीजिए, लेकिन जो बजरंग जी ने पूछा है, आरोप लगाया, उनका जवाब मैं अवश्य दूंगा। पहली बात देखिए, पहले तो माइनॉरिटी वाले मित्र से शुरू करता हूँ। ओमकार जी यहाँ पे ये कहते हैं कि अभय सिंह जी ने वायदा किया है
कि हम गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, इन्होंने वायदा किया है कि मीटर उखाड़ के जोड़ में फेंक देंगे। समझना पड़ेगा, जो लोग सत्ता में रहते हुए 400 से ज्यादा गांव में बिजली नहीं दे पाए, आज हरियाणा प्रदेश के 5600 से ज्यादा गांव में 24 घंटे बिजली जा रही है, और यही इनकी तकलीफ का सबसे बड़ा कारण है। ये कहते हैं मीटर उखाड़ के फेंक देंगे, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना मीटर होंगे ना बिजली जाएगी, मामला खत्म। ग्रामीण बेचारे बिजली को तरसे ना तरसे को कोई लेना देना नहीं। और इनकी क्रेडिबिलिटी देखिए, जो ये बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, जब ये लोग पिछली बार सत्ता में थे क्या कह के आए थे कि हम सत्ता में आए तो किसान के बिजली के बिल माफ कर देंगे, यही कह के आए थे। और जब किसान ने इनसे कहा कि आपने वायदा किया था हमारे बिल माफ कर दीजिए, इन्होंने क्या किया, किसान पे गोली चला के 9 किसानों को गोली से उड़ा दिया। और ये आज कह रहे हैं कि हम फिर वादा करेंगे, वायदा करने का, लेकिन जनता क्या इनसे पूछेगी नहीं कि जब आप 10 साल सत्ता में थे तब इन वायदों का क्या हुआ था? जब गुहाना की रैली में हुड्डा साहब ने बड़ी बड़ी बातें की थी, तब उन्होंने वायदों को पूरा क्यों नहीं कर दिया? क्या जनता ये सवाल नहीं पूछेगी? अब देखिए उन्होंने कहा क्या बजरंग जी ने, कहते कानून व्यवस्था बहुत खराब है जी, हमारी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। और ये वो पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है जिनकी सरकार के दौरान हरियाणा के अंदर एनसीआरबी के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ श्रावणी जी, ओवरऑल क्राइम में 555% की वृद्धि हुई थी कांग्रेस की सरकार के अंदर। महिलाओं के प्रति 174% की वृद्धि थी कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में। आंकड़े चेक करके देख लीजिए। और ये जो एनएलडी वाले मित्र बैठे हैं, इनकी सरकार का तो कमाल ही था। इनकी सरकार में तो गैंगस्टर जेल से बैठ के ऑपरेट करते थे। रोहतक जेल का रिकॉर्ड निकलवा के देखिएगा इनकी सरकार के कार्यकाल का कि कौन गैंगस्टर होता था वहां पे, इसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। जो लोग गैंगस्टर को राजनीतिक संरक्षण देते थे, जिन लोगों के कार्यकाल में कानून व्यवस्था इतने लचर हालात में थी, आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरा तो बड़ा सीधा सा सवाल इन मित्रों से है कि क्या वजह हुई कि आप केवल 400 गांव में बिजली दे पाए 24 घंटे, और मनोहर लाल जी ने 5600 से ज्यादा गांव में दे दी? क्या वजह है कि मुख्यमंत्री हुड्डा साहब 10 साल में केवल 65,000 युवाओं को नौकरी दे पाए, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल 1 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दे चुके हैं? क्या वजह है कि कांग्रेस के कार्यकाल में बुढ़ापा पेंशन मात्र 1000 रुपए तक पहुंची, जबकि मनोहर लाल जी 2750? ठीक है प्रवीण जी, एक बार बजरंग दास गर्ग जी से ये जवाब जान लेते हैं। बजरंग दास गर्ग जी, सवाल पूछे गए प्रवीण जी की तरफ से, खरीद रहे हैं, तो ये क्या वजह है? इनका जवाब दे रहे हैं। कई सवाल पूछे गए प्रवीण जी की तरफ से, बजरंग दास गर्ग जी जवाब दे। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने कई सवाल डाले, मुझे बोलना मौका देंगे तो मैं बोलूंगा। इन्होंने कहा कानून व्यवस्था की स्थिति, कानून व्यवस्था स्थिति हमने नहीं, केंद्र सरकार के आंकड़े, केंद्र सरकार का बयान है। हरियाणा में सबसे ज्यादा कानून में स्थिति खराब कोई है, इनकी है, हरियाणा सरकार हरियाणा की है, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही, एक एक करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक साथ बात करेंगे, किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। प्रवीण जी मैं आऊंगी आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी आप अपनी बात पूरी करें। प्रवीण जी ने कहा 100 करके प्लाट देने की बात करते हैं। हाँ हम करते हैं, हमें 3,82,000 गरीबों को मुफ्त प्लाट दिए हैं और आगे भी देंगे। हमें जो वायदा किया है आपकी तरह नहीं है, हम कहते हैं हम देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपए गैस सिलेंडर देंगे। आपकी तरह नहीं, 2014 में आपने कहा था हम 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देंगे, 400 रुपए रसोई गैस सिलेंडर जब हुआ आप सर पर धक्के के नापते थे सड़कों पर, आपने कहा 250 रुपए करेंगे, मगर आज 450 आपने रसोई गैस कर दी, हम 500 देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आपने क्या 400 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे, बुढ़ापा पेंशन दिया दूर की बात, आपने जिंदा बुजुर्ग जो थे टाउन टाई थे उनकी पेंशन काट दी, वो हम जो पेंशन आपने काटी है उनको भी पेंशन देंगे, 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन भी देंगे। हमने जो वायदा किया है वो वायदा पूरा करेंगे। ठीक है बजरंग दास जी, लौटेंगे आपके पास। ओमकार सिंह जी हमारे साथ बने हुए। ओमकार सिंह जी, क्योंकि इनेलो की तरफ से परिवर्तन यात्रा की जा रही है, क्या इस यात्रा के जरिए इनेलो ने जनता के दिलों में जगह बना पाई है? बिल्कुल श्रावणी जी, आप देखिए यात्रा में रोज नई ज्वाइनिंग हो रही है। यात्रा में देखो हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इस यात्रा से परिवर्तन आएगा। और जहाँ तक बीजेपी जेजेपी की सरकार है, एक ही बात कहना चाहिए, लंबी चौड़ी बात तो जनता को मालूम है। इनके 3 मुख्य योजनाएं इनकी नेक्स्ट कवर में 3 का टाइम करेंगी। पहले परिवार पहचान पत्र, दूसरी प्रॉपर्टी आईडी, तीसरा पोर्टल। देखिए परिवार पहचान पत्र से
जनता दुखी है, नगर परिषद में जाके देखी है, नगर निगम में जाकर देखी है, जनता लाइनों में लगी है। और एक बात और कहना चाहूंगा, ये तो परिवर्तन होएगा ना, इस परिवर्तन में जो थाली के व्यंजन है पहले 2019 में लुढ़क गए थे, उनके लिए थाली तैयार है दोबारा से, उस थाली में आगे दोबारा लुढ़क सकते हैं। ये जितने भी थाली के व्यंजन गए हैं, ये लुढ़क के वापसी कहीं ना कहीं आएंगे, कुछ नैनो में आएंगे, कुछ कांग्रेस में जाएंगे। और दूसरी बात, मुख्य बात ये है 2024 में 15 प्रमुख वाली पार्टी 15 तक सीमित होकर रहेगी। और दावे की बात क्या कहता हूँ, क्योंकि आज किसी भी गांव में चले जाओ, बीजेपी जेजेपी के नेताओं के प्रति इतना रोष है, लोग कहते हैं इनको गांव में घुसने नहीं देना। ये जबरदस्ती जो जन समाज कार्यक्रम चल रहा है ना, उसमें पुलिस वाले सिविल वर्दी में उठा रखे होते हैं, अपनी कार्यकर्ता बैठे होते हैं, प्रायोजित कार्यक्रम टोटल का टोटल। ये मुख्यमंत्री 9 वर्ष काम करते हुए हो गए, उसको जन समाज की जरूरत है। अरे उसको तो वोट भी मांगनी पड़ती, 9 साल जिसने अच्छे काम किए हो 9 साल, उसको तो वोट अपनी जनता देती है। लेकिन अब 4 दिनों में अच्छा काम तो किया नहीं, जनता की बुराई करी और अपने कार्यकर्ताओं को ये श्वेत पत्र लिया, 1 लाख नौकरियां भी बता दे किसको कितनी दी, वाले बता दे, कौन कौन से नाम भी बता दे। सारे से सारे बीजेपी से निकलेंगे और कुछ जेजेपी निकल जाएंगे। इनकी तो सिर्फ ये मजबूरी है कि ये तैयार हो रहे हैं। और थाली के बहनों को एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे तैयार है, आप बैठिए, लुढ़क कर हमारी तरफ आइए या कांग्रेस तरफ जाइए, थाली के बहन लुढ़कती रहेंगे। और इस बात परिवर्तन तय है, बीजेपी जेजेपी वो पार्टी जो कहती थी इनको जुमला 5 छोड़ के आएंगे, वो इनकी गोदी में बैठी। और एक बात और कहूंगा श्रावणी जी, सबसे ज्यादा दोषी अगर हरियाणा में माना जाता है तो जेजेपी पार्टी को माना जाता है, क्योंकि बीजेपी को जनता ने 2019 में आईना दिखा दिया था। मैं मानता हूँ हमारी एक सीट थी, यही बोलते हैं सीट एक ही थी भाई, लेकिन इनको आईना दिखा दिया था। वो पार्टी जिसने बीजेपी के विरोध में वोट लिया, वो पार्टी जाके इनकी सत्ता में शामिल होगी मलाई चाटने के लिए। और इनके नेताओं का बयान भी आ रहा है कि हमारा गठबंधन सिर्फ सरकार बनाने के लिए है। इनके बड़े बड़े नेताओं का बयान आ रहा है, सुन लीजिए, कि हमारा गठबंधन सिर्फ मलाई चाटने के लिए, जनता को लूटने के लिए है। बस इनका गठबंधन पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये इनके अपने नेता कह रहे हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ क्या सकते हो, परिवर्तन यात्रा से हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और जनता एक बार फिर से लालू की सरकार बनाएगी। ठीक है ओमकार सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बरचुंग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव में बेहद कम समय बाकी है और ऐसे में तमाम पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जनता के दिलों में वे जगह बना सके, लेकिन ये जनता के ऊपर है वो उसका समर्थन किसको देती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।